नमस्कार, जोहार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, जहां हम बात करते हैं 1967 यानी 1967 में लगी एक आग की जो पश्चिम बंगाल में लगी थी, जिसकी चिंगारी आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साथ ही साथ हमारे राज्य झारखंड में भी लगी। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं मुख्यधारा से भटके हुए लोगों की, जिसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पहल से यहाँ की दिशा और दशा दोनों बदल चुकी है। दर्शकों, आज के अंक में हम आपको लिए चल रहे हैं एक ऐसा जिला जहाँ पे एक समय में दहशत का माहौल था, पर आज वो दहशत का बादल छट चुका है। पुरुष क्या, महिलाएं भी अपने घर से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर हो रही हैं। हम बात कर रहे हैं जिला खूंटी की। वहाँ पे हम चलेंगे और मोनिका बेंगरा जी से मिलेंगे, उनसे जानेंगे उनकी जुबानी उन्हीं की कहानी कि कैसे वो घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर राशन दुकान में काम कर कर आत्मनिर्भर हो रही हैं और लोगों को प्रेरणा दे रही हैं कि जो उनके अंदर डर था, उस डर को खत्म करना है, घर की चारदीवारी से बाहर निकलना है और अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, लोगों को भी प्रेरित करना है। तो चलिए रुक करते हैं जिला खूंटी, मिलते हैं मोनिका बेंगरा जी से। सरकार की तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशासन जगह जगह शिविर लगाकर जरूरतमंदों को उससे जोड़ने का प्रयास करती है। उसे सरकार की योजनाओं का लाभ भी दिया जाता है। उन्हीं योजनाओं का लाभ उठा रही हैं खूंटी जिला ग्राम राजा कुंजल की मोनिका बेंगरा। मोनिका अपने गांव में ही किराना की दुकान खोलकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। आज हम पहुंचे हैं खूंटी जिला के राजा कुंजला गांव में। एक समय ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, यहाँ विकास की संभावनाएं नहीं के बराबर थी, लेकिन प्रशासनिक सहयोग के कारण आज ये कि लोग युवकों का पलायन रुका और वे समाज की मुख्य धारा में लौटकर विकास के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ हैं मोनिका बेंगरा जी, जो JSLPS के सहयोग से लोन लेकर के वो किराना का दुकान चला रही हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी पहले की स्थिति कैसी थी और आज इनकी स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ है और ये किस प्रकार से कोशिश से कामयाबी तक पहुंची हैं। आइए हम जानते हैं, हम इनसे बात करते हैं। पहले की स्थिति थोड़ा ख़राब थी, इसीलिए हम अपना आजीविका के लिए एक समूह से 1 लाख लोन लिए। उसके बाद हम अभी किराना चला रहे हैं, किराना दुकान। JSLPS में जुड़ने के लिए क्या क्या कागजों की आवश्यकता पड़ती है, कैसे आपका चयन हुआ, इस प्रक्रिया को बताइए। इसमें बस आधार कार्ड जमा किए थे और अपना स्थिति को बताए कि हमको पैसों का ज़रूरत है, ऐसे ही। इसका में आपके पति सहयोग करते हैं? हाँ, क्या सहयोग उनका करते सहयोग हैं। रहता है? उनका सहयोग है कि हम लोग समूह से कुछ बहुत पैसा लेके अपना आजीविका आगे बढ़ा सकते हैं। कितना पैसा आप लोन लिए हैं? 1 लाख रुपया। तो ये कि आपको वापस करना, कैसे वापस करना पड़ता है, इसमें आपको क्या इंटरेस्ट लगता है, ये बताइए। हर महीना हम 1 रुपया सूद, 100 रुपया का 1 रुपया सूद करके भर रहे हैं और ब्याज सूद भी भर रहे हैं और किस्त भी भर रहे हैं हर महीना। चयन आपका कैसे हुआ? आपका चयन कैसे हुआ? मेरा चयन हुआ समूह में कि यहाँ से पहले से समूह जुड़ा हुआ था, तो फिर हम शादी करके आए तो फिर हमको भी पैसा सबका ज़रूरत था, इसीलिए दीदी लोग बोली कि आप भी समूह से जुड़ जाइए। तो फिर हम भी समूह से उन लोग चयन कर लिए और हम भी जुड़ गए। आपके पति कितना सहयोग करते हैं? मेरा पूरा ही सहयोग करते हैं। गांव में सभी लोगों की जरूरत की सामग्री वह अपने दुकान पर रखती है। वह इन सामग्रियों की बिक्री करती है। गांव के आसपास के लोग भी इसी किराना दुकान में आकर अपनी सारी जरूरत के सामान की खरीदारी करते हैं। इससे मोनिका को अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। यह सिलसिला कई महीनों से चल रहा है। मोनिका को देखकर आसपास की कई महिलाएं भी अब प्रेरित होने लगी हैं। आप घरेलू महिला हैं। हाँ, JSLPS के ऑफिस भी जाती हैं। हाँ, जाते तो ये हैं। दोनों काम को आप कैसे सामंजस्य स्थापित करती हैं, कैसे दोनों काम को मिलाकर करती हैं? दोनों काम आपको को मीटिंग में भी जाना पड़ता हाँ, है? मीटिंग में भी जाना पड़ता है। हम दुकान भी देखते हैं और बीच में टाइम रहता है, उस टाइम हम मीटिंग सब भी जाते हैं और माँ भी मेरा सहयोग करती है, वो भी दुकान देख देती है। हम मीटिंग सब जाते हैं तब। ये एरिया एक समय नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, हाँ। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र था, तो आपको काम करने में कोई परेशानी हुई? नहीं, या कोई नहीं? परेशानी नहीं हुई। लोगों को आप क्या कहना चाहती हैं? लोगों को कहना चाहते हैं कि हर महिला लोग को समूह में जुड़ना चाहिए और अपना आजीविका को
पढ़ाने के लिए कुछ पैसा मदद मिलेगा तो फिर ले। यहाँ पर पहले से समूह मालों का बना हुआ था, तो हम आए तो फिर हम लोग को हमको बताए कि इसमें जुड़ो, इसमें ऐसा ऐसा फ़ायदा है, लाभ मिलेगा बोली, तो फिर हम भी जुड़ गए। दुकान पहले से ही था, मतलब पहले था बंद था, फिर हम इसीलिए फिर इसी को सोचे कि हमको दुकान ही चलाना है बोल के। तो दुकान में क्या क्या आइटम है उसके बारे में बताइए। दुकान में है बच्चों लोग का खाने का लेस वगैरह, और अभी हम आटा, दाल, चावल, चीनी सब रखते हैं। इनकम मेरा हो जाता है 40-50 हज़ार। 40-50। हाँ। तो पहले जब अगर आप JSLPS का सहयोग नहीं मिलता, दुकान तो बंद था, तो हाँ। आप कर पाती? नहीं कर पाते, इसीलिए हम इससे जुड़े और पैसा इधर से भी कुछ बहुत। महिलाओं के लिए तो आजकल रोज़गार ज़रूरी हो गया है, क्योंकि घर में कुछ स्थिति ठीक नहीं रहता है और पति भी काम करते हैं, लेकिन भी पैसा का कमी हो जाता है। दूर दराज की महिलाएं अपने गांव में छोटे मोटे किराना दुकान चलाने लगी हैं। वे भी आत्मनिर्भर बन रही हैं। मोनिका बेंगरा कहती हैं कि एक समय खूंटी में शाम ढलना तो दूर, दोपहर के बाद ही लोग अपने घरों में बंद हो जाया करते थे। घर में हम लोग मेरी सासू माँ भी है, तो हम लोग दोनों से काम कर लेते हैं, खाना बनाना और दुकान। एक जन खाना बनाते हैं, एक जन दुकान देखते हैं, सब मैनेज हो जाता है। अगर किराना दुकान नहीं रहता, अगर आप JSLPS के सहयोग नहीं लेती तो आपकी स्थिति में क्या होता है? आप क्या करती? अगर किराना दुकान नहीं होता तो आप क्या काम करती? तो फिर हम सोच रहे थे कि JSLPS से कुछ काम मांगे उसी में, और हम भी काम करते, कुछ काम JSLPS से ही कुछ काम मांगते, और हम भी, हमको मतलब अच्छा लगता है कि आई अपना काम कर रही है। हाँ, बताते हैं कि आप लोग भी कुछ कीजिए, अपना पैरों में खड़ा होइए बोल के। आपकी पहचान क्या कितनी बढ़ी है? पहचान तो अभी बढ़ गई है कि हम आए हैं, दुकान सब चला रहे हैं, अपना पैरों में अपन खड़ा हुए उस सब आगे। और हम चाहते हैं कि दुकान के साथ साथ में अगर JSLPS तरफ से कुछ काम मिलेगा तो हम उसको भी साथ में करेंगे। पति का आपको सहयोग मिलता है? हाँ, पति का सहयोग से ही किस तरह हम से हाथ बटाते हैं? कभी कभी हम दुकान में नहीं रहते हैं तो बैठते हैं, बाजार से आप उसके लिए हम जाते हैं दोपहर में। दोपहर का बीच में हम एक बार बंद करते हैं दुकान, तब हम जाते हैं, और जो दिन हम लाने नहीं सकते हैं उस दिन मेरा हस्बैंड को भेजते हैं, वो ला देता है सामान सब। डर भय का यह आलम था कि लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। लोग बाग रोजगार के लिए पलायन करने को मजबूर थे, लेकिन सरकार ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीणों को जोड़कर उन्हें समृद्ध बनाया और यहाँ के पुरुषों और महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब गांव में पलायन पूरी तरह रुक गया है। सभी लोग अपने ही गांव प्रखंड में काम कर अपने घर परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। जोहार, मेरा नाम फिलिप बारला है और मैं मुरहू में JSLPS का जो एक भाग है जागृति क्लस्टर संघ, वहाँ पर मैं एरिया कोऑर्डिनेटर के तौर पर कार्यरत हूँ। जैसे हमारी ये मोनिका दीदी है, ये जब से JSLPS के साथ जुड़ी हैं, इनका जो घर की स्थिति के बारे में शुरुआत में बात करेंगे। तो जो पहले जैसे कुछ भी काम खुद के लिए, जैसे खुद का कुछ खरीदना होता है, कुछ भी चीज़ें जैसे घर का सामान या कुछ भी चीज़ें, तो ये अपने पति से ना मांग करके खुद ये जा कर के दुकान से खुद ले आती हैं, और जितना भी इनकम होता है वो पूरे परिवार में, खुद का इनकम को पूरे परिवार में बांटती है, तो ये अपना पूरा परिवार चला सकती है। ये सेल्फ डिपेंडेंट हो गई हैं आज के दिन पे। जुड़ी हैं, इनके जीवन में क्या बदलाव देख रही हैं आप? इसी में अपना ये भी करेगा, कुछ काम धंधा, किसी को पैसा का ज़रूरत रहेगा तो मांगना नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए, जब से मोनिका जी दुकान खोले हैं, ऐसा बहुत सारे सामान जो हम लोग को दूर दराज जैसे कि खोटी जाना पड़ता था, लेकिन जब से ये दुकान खोले हैं यहाँ पे हर तरह का सामग्री उपलब्ध है हम लोग को सस्ते भाव में, और सामने
बगल में ही पड़ता है, तो सब यहीं खरीद बिक्री करते हैं। पहले देखिए ऐसा है कि ये एक्चुअली है ग्रामीण क्षेत्र। देखिए शादी से पहले का तो शादी के बाद से जब से यहाँ इस गांव हाँ, में आई तब। शादी के बाद जब से यहाँ रह रही है तब से ये अपने को घर को के साथ साथ दुकान को भी देख रही है, और दुकान से भी इनका एगो रोजगार हो जा रहा है। 2-4 रुपये इनका भी इनकम हो जा रहा है, जिससे घर खर्च में काम आ जा रहा है। दर्शकों, ये तो करवा सच था कि खूंटी जिला एक समय अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, जहां पे लोग दहशत के माहौल में जी रहे थे। पर आज वहां की दिशा बदल चुकी है। हमने सुनी मोनिका बेंगरा की कहानी, उन्हीं की जुबानी। अब हम लिए चलेंगे आपको कोडरमा। कोडरमा में हम जाएंगे तिलैया नगर। वहां चल के देखेंगे कि आज के युवा कैसे शिक्षा जगत से जुड़कर अपनी जिंदगी में तब्दीली कर रही है। दर्शकों, कहते हैं कि शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान है, और यहाँ पे लोगों को शिक्षित करके, खासकर युवक युवतियों को शिक्षित करके उनकी जिंदगी में बदलाव लाया जा रहा है। हम आपको ये बताते चले कि कोडरमा जिला भी अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, लेकिन आज यहाँ शिक्षा की बदौलत वहां की जिंदगी बदल चुकी है। तो चलिए रुक करते हैं कोडरमा, मिलते हैं युवक युवतियों से और जानते हैं कि शिक्षा उनके जीवन में कैसे बदलाव ला रहा है। कभी दहशत और खौफ की जिंदगी जी रहे कोडरमा जिला के सुदूर नक्सल प्रभावित गांवों में आज बदलाव स्पष्ट दिख रहा है। एक दौर ऐसा भी था जब कोडरमा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में युवा शिक्षा से काफी दूर थे। शिक्षा की कमी के कारण युवा वर्ग में भटकाव था। समाज की मुख्य धारा से भटककर युवाओं का पलायन होता था। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम नया सवेरा में आप सबों का स्वागत है। नया सवेरा कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किस तरीके से बदलाव हो रहा है, इन सारे विषयों से हम आपको रूबरू कराते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुँचे हैं कोडरमा जिला के तिलैया में, और हमारे साथ झारखंड एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर डी.एन. मिश्रा जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं किस तरीके से उन्होंने इस क्षेत्र के बालक बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ा, उनका सर्वांगीण विकास किया, किस तरीके से ये छात्र छात्राएं समाज की मुख्य धारा से जुड़कर अपना विकास कर रहे हैं। आइए इनसे हम जानते हैं। आपने बड़ी अच्छी सवाल की कि ये कोडरमा जिला नक्सल प्रभावित और रिमोट एरिया था, जहाँ आर्थिक संसाधन अभिभावकों के पास अच्छे नहीं थे। सन 2002 में मैं कोडरमा आया, और आने के क्रम में विधि शिक्षण से मैं पहले भी जुड़ा हुआ था। मैं वर्तमान में मगध विश्वविद्यालय का संकाय अध्यक्ष भी हूँ, प्रतिकुलपति मगध विश्वविद्यालय में ये आप BN मंडल मधेपुरा में मैं रहा। शिक्षा के क्षेत्र से, विधि शिक्षा से मेरा लगाव रहा। यहाँ जब आए तो यहाँ के कुछ तत्कालीन उस समय PP पन्नालाल जोशी साहब थे, और कुछ लोगों से बात हुआ तो यहाँ के लोगों को विधि की शिक्षा के लिए ख़ास करके या तो रांची जाना पड़ता था, हजारीबाग में उस समय कॉलेज बंद हो चुके थे, और नहीं तो बिहार जाना पड़ता, इस तरह धनबाद जाना पड़ता था, तो काफ़ी दूर थे। तो यहाँ हमने कम फीस रख करके, मार्जिनल फीस रख करके यहाँ विधि की शिक्षा प्रारंभ कराई। और उस समय तत्कालीन विनोबा भावे के कुलपति, प्रतिकुलपति और अभिभावकों, साथ ही साथ इस जिला के DC तत्कालीन कुशवाहा साहब थे, उन्होंने काफ़ी रुचि ली, अधिवक्ता समाज काफ़ी रुचि लिए, और यहाँ के बुद्धिजीवियों ने सहयोग किया, और 2006 में इस कॉलेज की मान्यता, जहाँ हम बैठे हुए हैं, झारखंड विधि महाविद्यालय की मान्यता मिली। आज कोडरमा का युवा वर्ग व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी संस्थाओं में कार्य कर घर, परिवार और समाज की सेवा में लगे हैं। एक समय जो गांव तथा समाज अशिक्षा का दंश झेल रहा था, अब यहाँ के बच्चे हाथों में कलम और किताब थाम अशिक्षित पीढ़ी को शिक्षित करने का सपना साकार कर रहे हैं। उस समय से बार काउंसिल ऑफ इंडिया, झारखंड सरकार और विश्वविद्यालय से लगातार मान्यता आज तक अद्यतन अपडेट है। तो यहाँ आने के बाद देखिए कि कई तरह के अभिभावक हैं यहाँ, जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, वो नहीं आते हैं, वो भेज देते हैं, जो फीस है निर्धारित जमा करते हैं। लेकिन कुछ हमारे विद्यार्थी अभिभावक ऐसे भी आते हैं जो लाल कार्डधारी हैं, ग्रीन कार्डधारी हैं, ये जो है वो आते हैं, उनको ज़रूरत के हिसाब से हम लोग उनको मदद करते हैं। और प्रत्येक वर्ष 3 विद्यार्थी
को हम सेलेक्ट करते हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देते हैं, उनसे सिर्फ एग्जामिनेशन फीस लेते हैं। एक वैसा कि अगर सैनिक क्षेत्र में उनके पिता अभिभावक का डेथ हुआ हो, और दूसरा कोई अति विकलांग क्लास का आदमी हो, पान दुकान वाले या विकलांग हैंडीकैप्ड है, उनका हम फीस नहीं लेते हैं, एग्जामिनेशन शुल्क लेते हैं। उस आधार पर आप देखेंगे कि अभी अगल बगल के ज़िला में हमारे 2006 से और अभी 24 तक अधिकांश बच्चे कार्यरत कोडरमा से आपके विधि शिक्षा में हैं। इसी क्रम में हमारे कई लोग जो थे, कई और शिक्षा का किया। जब विधि शिक्षा की काफ़ी यहाँ लोगों को राहत मिला तो हम लोगों ने शिक्षा क्षेत्र को भी, एजुकेशन फील्ड को भी, देखिए हमारे संविधान की परिकल्पना रही है और जुडिशरी की परिकल्पना 2009 के बाद आया कि लिटरेसी, लीगल लिटरेसी प्रोग्राम। रोज लोग कानून को क्यों तोड़ते हैं? दो कारण से, एक जानबूझ करके, एक अज्ञानतावश तोड़ते हैं। तो अज्ञानतावश जो तोड़ते हैं उसके लिए उनको जागरूक बनाना कार्य। तो हमारे शिक्षक और हमारे विद्यार्थी जिला विधिक प्राधिकार जो इनका क्षेत्र है उसमें हमारे वॉलंटियर लॉ कॉलेज के जाते हैं और सुदूर इलाकों में पंचायत लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर जाकर के उनको लीगली अवेयर कराते हैं। अशिक्षित माता पिता के साथ बच्चे अब मजदूरी करने नहीं जाते, बल्कि वे प्रतिदिन विभिन्न शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करने पहुंच रहे हैं। शिक्षा के माध्यम से अब नक्सल प्रभावित कोडरमा, तिलैया और उसके आसपास के क्षेत्र में गरीब, मजदूर, किसान सहित सभी वर्ग समुदाय के बच्चे बदलाव की नई कहानी लिख रहे हैं कि ये काम करना गैर कानूनी होगा, ये काम करेंगे तो आपको इसमें सज़ा का प्रावधान है। तो इस तरह से एक तो हम लोग घटना घटने के पहले प्रिवेंटिव मेजर अपनाते हैं कि ऐसा नहीं हो, तो और आम लोगों को जागरूक बनाते हैं कि आप, हमारे विद्यार्थी, शिक्षक जाते हैं और उनको बताते हैं कि आप इसमें जा कर के ये काम गैर कानूनी है, नहीं करो। ये सुविधा सरकार के तरफ से मिली हुई है। आपको सरकार की सुविधा, जैसे हाल ही में 2-3 दिन पहले हमारे सभी इंस्टीट्यूशंस के लोग जागरूकता मतदाता वोटर्स जागो, झारखंड के वोटर्स जागो, और इलाके में 3-4 कॉलेज के विद्यार्थी और शिक्षक हमारे, झारखंड कॉलेज ऑफ फार्मेसी, झारखंड टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, डीएलएड डिपार्टमेंट, सारे के शिक्षक और विद्यार्थी ने अलग अलग क्षेत्र चुन करके मतदाता को जागरूक करने का काम किया। विधि के क्षेत्र में आपका है तो विधि के क्षेत्र में बता रहे हैं कि कोई ऐसा वर्ष नहीं है इस कॉलेज का कि सीट फुल रहता है, और हमारे कई विद्यार्थी सुदूर दूसरे राज्यों में भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पद पर, ऊंचे पद पर कार्यरत हैं। और जिन लोगों को 2006 में हमने देखा था कि फोटो स्टेट की दुकान चला रहे, अभी एजीपी बने हुए हैं, अभी गवर्नमेंट लीडर बने हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी कारगर रहा है। देखिए, जब से कंसेप्शन आया वीमेन एम्पावरमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट का, नारी सशक्तिकरण का कंसेप्शन जब आया, और झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी सुदृढ़ है, काफ़ी यहाँ एकेडमिक माहौल अच्छे हैं आपके झारखंड स्टेट में। अभी आप जाएंगे बरामदे के पास, हमारे यहाँ क्लासेज चल रहे हैं, विद्यार्थी हैं, आप देखिए कि 25% से ज़्यादा महिला विद्यार्थी है, गर्ल्स स्टूडेंट है। तो एनवायरनमेंट है, अभी हमारे यहाँ पूरे कैंपस को वाईफाई युक्त है। सिक्योरिटी देखे होंगे कि आप बाहर में बैठा हुआ है। लड़का विद्यार्थी अगर हमारे कैंपस के रोड में इन कर गया, और जब तक यहाँ है वो, उसके अभिभावक, बच्चे सुरक्षित हैं। जब वो लौटेंगे फिर भाई जाने के बाद, तो ऐसी स्थिति में अच्छा माहौल फील करते हैं लोग। टीचर्स हमारे हैं, प्रिंसिपल हैं, आप मिलेंगे ही उनसे, वो बताएंगे माहौल। तो मैं समझता हूँ कि रेट ऑफ एजुकेशन और वीमेन एम्पावरमेंट, आपने कहा कि लड़कियों और महिलाओं को जब पार्टिसिपेशन बढ़ा है, कारण कि सरकार जागरूक है, आपकी संस्थाएं जागरूक हैं, आप लोग इसमें काफ़ी एक्टिव ले रहे हैं, और हम लोग भी उसमें समाज को योगदान देने के लिए आपकी मदद करने को। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कोडरमा जिले के तिलैया सहित अन्य गांवों की, जहां कुछ शिक्षण संस्थानों ने इस क्षेत्र के बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा अपने कंधे पर उठाया है। इन संस्थानों से जुड़े लोगों का मानना है कि अज्ञानता के कारण ही सुदूर ग्रामीण इलाके में लोग मुख्य धारा से भटक जाते हैं। आजकल जितनी
कोर्ट में केसेज आ रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का केसेज ज़्यादा आ रहा है, घरेलू हिंसा। और घरेलू हिंसा का मूल कारण महिलाएं हैं। महिलाएं इस बात पर आपत्ति करेंगे कि मैं ऐसा कह रहा हूँ। हम माता हैं, हमारी बेटी दूसरे घर की बहू है, तो हमारी बेटी अगर है और दूसरे घर की जो बहू मेरे यहाँ आई वो भी किसी की बेटी है, अगर उसको बेटी। तो दर्शकों, आज के अंक में गए हम खूंटी जिला और कोडरमा जिला, वहां हम मिले मोनिका बेंगरा जी से, साथ ही साथ हम ऐसे युवाओं से मिले जो शिक्षित होकर अपने जीवन की रेखाएं बदल रहे हैं। दर्शकों, आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर हम मिलेंगे और जानेंगे कि मुख्य धारा से भटके हुए लोगों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार क्या काम कर रही है। लेकिन चलते चलते आप सभी से अनुरोध है कि आपके समक्ष कभी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसे देख के आपको शंका हो कि ये व्यक्ति मुख्य धारा से भटका हुआ है या फिर उसकी मंशा मुख्य धारा से भटकने की है, तो आप उसे समझाएं कि वो मुख्य धारा से जुड़े रहें। मुख्य धारा से भटकना यानी अपने आप को अंधकार में ढकेलना है। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।